Hello dear students. In a previous class we had talked about immunity, immune system and how vaccines work and the scientific investigation that Edward Jenner and other people did so as to form or you can say invent vaccines for the first time. After that we also talked about the importance and the special things about vaccines and how it is applicable to a large strata of people or ranging from infant to the adults or elders. In today's class we will start our class from this picture. Now if you look at this picture, what can you see? I think you can see a child, है ना, हम सभी देख सकते हैं. there is a child and you can see that he is not well, है ना. हम देख सकते हैं कि ये जो बच्चा है he is not well and डॉक्टर जो है उसकी मदर से शी इज़ आस्किंग द सिम्टम्स ऑफ द चाइल्ड, वो कंसल्ट कर रहे हैं. जब भी आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा या फिर आपके सिबलिंग्स के साथ में, आपके रिलेटिव्स के साथ में ऐसा हुआ होगा, आप देखते होंगे कि वहाँ पे आप डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर आपके सिम्टम्स पूछते हैं एंड देन उसके बाद में वो आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं. देन इसी दौरान कई बार आप अपनी किसी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास गए होंगे एंड डॉक्टर ने आपको एक पर्टिकुलर जो दवाई है वो सजेस्ट करी होगी एंड दैट वुड बी एंटीबायोटिक्स. आई होप आप में से कई सारे बच्चों ने वर्ड पहले सुना हुआ है. सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना वो इसी के ऊपर रहेगा. दैट इज़ व्हाट आर एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स कैसे वर्क करती है एंड एंटीबायोटिक्स किसके अगेंस्ट वर्क करती है, किसके अगेंस्ट वर्क नहीं कर पाती है. तो जैसे कि इधर आप देख रहे हो, एज यू कैन सी, जैसे मैंने इसको ऊपर स्क्रॉल किया है, डॉक्टर ने एक्चुअली बच्चे के सिम्टम्स को देख के प्रिस्क्राइब किया है कि ये बच्चा एंटीबायोटिक्स ले. अब एंटीबायोटिक्स होती क्या है? एंटीबायोटिक्स एक ऐसी दवाई है जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं जब लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या फिर बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी हो जाए. तो एक्चुअली एंटीबायोटिक्स, अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूँ या इफ़ यू हैव टू राइट व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स आर बेसिकली, मैं अगर आपको इसको दिखा भी दूँ, what are antibiotics? So antibiotics are medicines prescribed by doctor when we fall sick with bacterial infection. जब भी हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तब हमें डॉक्टर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स. अब ये किसके अगेंस्ट काम करती है, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है जिससे सवाल पूछे भी जाते हैं एग्ज़ाम में. आप लोगों को बोला जाएगा, को घुमा फिरा के पूछा जाएगा या फिर डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि किसके अगेंस्ट वर्क करती है, किसके अगेंस्ट नहीं. या फिर जैसे अभी आप नीचे पर्सन का एक क्वेश्चन है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम वायरल और कॉमन कोल्ड कंज्यूम्स एंटीबायोटिक्स केप्ट एट होम, डिड ही डू द राइट थिंग. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. तो क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको कंसेप्ट समझना ज़रूरी है. सो द कंसेप्ट इज़ एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करते हैं. दे टारगेट पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन और अदर एनिमल सेल्स. तो ये काम कैसे करते हैं? ये बैक्टीरिया सेल्स के जो पार्ट है ना उनको टारगेट करते हैं, ठीक है. और ये जो बैक्टीरियल सेल्स है ये ऑब्वियसली ह्यूमन या फिर जो अदर एनिमल सेल्स से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. तो एक्चुअली हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स है इनका काम होता है टारगेट करके उसको डिस्ट्रॉय करना. किसको? बैक्टीरियल सेल्स को, ठीक है. एंड बैक्टीरियल सेल्स के केस में हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है, वो क्या है क्या नहीं, दैट विल बी सीइंग लेटर ऑन. बट हमारे पास बैक्टीरियाज जो होते हैं ना उनके केस में चेंजेस वक्त के साथ बहुत स्लोली आते हैं, जो हम कहते हैं म्यूटेशंस. तो एक्चुअली एंटीबायोटिक्स उनके अगेंस्ट अच्छे से काम कर पाते हैं, ठीक है. बट एंटीबायोटिक्स जो है ना वायरसेस के अगेंस्ट काम नहीं कर पाते. अब सवाल आप ये पूछोगे कि मैम ऐसा क्यों, कि ये तो एंटीबायोटिक है, इसको क्या पता किस सेल को अटैक करना है किसको नहीं. तो देखो बेटा, हमने पढ़ा हुआ है सेकेंड चैप्टर में कि बैक्टीरियाज और वायरसेस के आप कह सकते हो स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस है. वायरसेस जो होते हैं वो किसी भी होस्ट के बाहर कैसे वर्क करेंगे? एज अ वेरी सिंपल नॉन लिविंग बीइंग की तरह काम करते हैं. वो अपने आप को एक्टिवेट करते हैं इनसाइड द होस्ट बॉडी. वेराज हमारे पास बैक्टीरिया का बड़ा ही एक अलग तरीका है, उसके पास सेल वॉल है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. तो बेसिकली जो है हमारे पास एंटीबायोटिक्स दे कैन रिकॉग्नाइज. वायरसेस कोई सेल नहीं है, ठीक है.
लेकिन हमारे पास बैक्टीरियल सेल होते हैं। और सिंपली अगर मैं एक और बात करूं कि मेरे पास मान लो इनकी लाइफ साइकिल भी अलग है, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इनका जो मैकेनिज्म है वो अलग है। एंड सिंपल सी एक और बात होती है, जैसे कि मेरे पास वायरसेस है ना, ये वक्त के साथ जल्दी म्यूटेट भी करते हैं, तो हम किसी स्पेसिफिक वायरस को टारगेट भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कई सारे रीजंस हैं, ये सब मिलकर हमें बात क्या समझनी है, बात सिर्फ यही है, एंटीबायोटिक्स किसके अगेंस्ट काम करते हैं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, बट वायरसेस के अगेंस्ट नहीं करते। इसलिए अब इस सवाल पे आते हैं। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम वायरल और कॉमन कोल्ड, हमें पता है, हमने एक टेबल देखी थी कम्युनिकेबल डिजीज़ की, उसमें हमने सबसे पहले ही कॉमन कोल्ड पढ़ा था। कॉमन कोल्ड में हमारे पास कॉजेटिंग एजेंट क्या होता है, वायरस। तो बेसिकली उस केस में तो पर्सन को वायरस ने अटैक किया हुआ है, और इस बच्चे ने देखा या इस पर्सन ने देखा कि भाई घर पे एंटीबायोटिक रखी है, एंटीबायोटिक तो यूजुअली काम करती है, तो उसने क्या करा, एंटीबायोटिक उठा के ले ली। बट क्या उससे फ़ायदा हुआ, नहीं। रीज़न भी क्योंकि हमारे पास में एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ किसके अगेंस्ट काम करती है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट नहीं। सो इस आंसर को वी विल सी, नो द एक्शन परफॉर्म्ड बाय हिम वाज नॉट राइट बिकॉज एंटीबायोटिक्स वर्क ओनली अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। सो उस पर्सन ने जो एक्शन लिया दैट वाज नॉट राइट। क्यों, क्योंकि ये एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं। And common cold or viral is caused due to virus, so the antibiotics will remain ineffective. So basically हमारे पास में जो एंटीबायोटिक्स हैं ineffective रहेंगे, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, you will be just be wasting the antibiotics. And antibiotics बिना प्रिस्क्रिप्शन के अगर आप लेते हो, ऐसे इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ कर रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो जब आपका मर्जी आया आपने लिया, तो उससे आपकी बॉडी को बहुत नुकसान हो सकता है। वो क्या, दैट इज़ आवर टॉपिक। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा कि अगर हम एंटीबायोटिक्स को बिना प्रिस्क्रिप्शन के अपनी मर्ज़ी से ले लें तो क्या होता है। ठीक है, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक कि आप लोग इस पिक्चर को भी एक बार देखो बेटा, सी दिस पिक्चर। सच अ नाइस पिक्चर। इस पिक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करो, कुछ सेकेंड्स के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी, और यू कैन ऑल्सो पॉज द वीडियो एंड सी। अगर आप इधर देखो, यहाँ पे कुछ है, आप बोलोगे मैम कोई गर्ल है, बॉय है, समथिंग, देयर इज समवन प्रेजेंट ओवर हियर, जो कर क्या रहा है, बाहर से आने वाले ये जितने भी जर्म्स हैं, ये माइक्रोब्स हैं, देखो सब अटैक करना चाहते हैं। बट व्हाट इज़ दिस पर्सन और दिस थिंग इज़ डूइंग, वो पावर अप कर रहे हैं। पावर अप मतलब अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहे हैं और इनसे लड़ रहे हैं। देखो जैसे हमारे पास यूजली होता है ना, हम जैसे कई बार मूवीज़ में एंड कई सारे गेम्स में देखते हैं, देयर आर रेज जो जा रही है सबको डिस्ट्रॉय करती हुई जा रही है, वैसे यहाँ पे हम देखें पावर अप करके सबको किल कर रहा है। तो ये एक्चुअली है क्या, आप इसको अगर ध्यान से देखो, इट इज़ लुकिंग लाइक अ मेडिसिन टू मी, ऐसा लग रहा है कोई मेडिसिन है। देखो इट इज़ लुकिंग लाइक अ मेडिसिन, तो ये कौन सी मेडिसिन है, दिस इज़ एक्चुअली एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स सबसे लड़ रहा है, इस वजह से मेरी बॉडी के जो ऑर्गन्स है देखो कितने आराम से, दे आर वेरी रिलैक्स्ड, क्योंकि यहाँ पे ये एंटीबायोटिक्स अकेले जो है, ही इज़ द गुड गाय, एकदम अच्छा इंसान है, मतलब गुड गाय का मतलब इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर माई बॉडी, है ना। ये जो है सबसे लड़ रहा है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं एंटीबायोटिक्स द गुड गाय, ये अकेले सबसे लड़ रहा है और मेरी बॉडी को या आपकी बॉडी को, हर किसी की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, हमको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है। अब इस बात पे आते हैं, दो एंटीबॉडीज़ हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ, दो एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बेसिकली हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट लड़ने में हेल्प करते हैं, एंड हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स, आज तक मिलियंस ऑफ लाइव्स को इन्होंने बचाया हुआ है सिंस देयर डिस्कवरी। बट देयर इनडिस्क्रिमिनेट यूज़, इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब हमने ये नहीं देखा कि हमें कब यूज़ करना चाहिए और कब नहीं, हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, हमने इन दोनों को अलग अलग नहीं किया, कब एक्चुअली ज़रूरी है कब नहीं, बस हमने बिना सोचे समझे उसको यूज़ कर लिया। उससे हो क्या रहा है, इट हैज़ लेड टू अ डिक्लाइन इन देयर इफेक्टिवनेस, इस वजह से उनके इफेक्टिवनेस पे क्या हो गया, डिक्लाइन आ गया, मतलब कम हो गया, वो अब कम इफ़ेक्टिव हैं। पहले जो एंटीबायोटिक्स बहुत अच्छे से काम करते थे, अब वो नहीं कर पा रहे। क्यों, क्योंकि हमने उसको बस अपनी मर्ज़ी से यूज़ करते गए, हम यूज़ करते गए। ठीक है,
इसी को हम क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं एक हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर। इस पिक्चर को देखो, फिर हम देखेंगे डेफिनेशन, ठीक है। इस पिक्चर में अगर आप देखो, दिस इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ डिवाइडिंग बैक्टीरिया। मेरे पास कुछ बैक्टीरिया हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम याद कर लेते हैं, स्पीशीज़ ग्रीन है। इंस्टेड ऑफ गिविंग अ नेम, आपके लोग कलर के लिए ईजी रहेगा तो हम बोलेंगे ग्रीन स्पीशीज़ है ये, ओके, ग्रीन स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया, ओके। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डिवीजन वन ऑफ द बैक्टीरियम अंडरगोज अ म्यूटेशन इन इट्स डीएनए दैट रिजल्ट्स इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, आप देखो यहाँ से यहाँ जब ये डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करते टाइम हो सकता है कुछ एक या दो बैक्टीरियाज आउट ऑफ द ऑल, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हों जिनके डीएनए में म्यूटेशन हो जाए, मतलब डीएनए क्या हो जाए, चेंज हो जाए। डीएनए में म्यूटेशन होने की वजह से क्या होता है, ये सबसे अलग हो गया, देखो बाकी सब है ग्रीन, लेकिन ये मेरे पास न्यू बैक्टीरिया बन गया रेड। समझ रहे हो, बैक्टीरियाज में भी कोई एक नया निकल के आ गया। देन क्या होगा ये, जब अब हम एंटीबायोटिक लेंगे, एंटीबायोटिक को जैसे ही हम डालेंगे तो पहले वाले सारे बैक्टीरिया क्या थे, सेंसिटिव, दे वर सेंसिटिव। अब सेंसिटिव जितने भी हमारे पास सेल्स थे, जितने भी बैक्टीरियाज थे, उसको किसने किल कर दिया, एंटीबायोटिक ने। अब ये सारा तो हमारे पास सारा जो बचा कुछ है ये तो मर गया, सिर्फ कौन बचा, ये हमारा अकेला हीरो, रेड कलर का बैक्टीरिया, राइट। तो ये रेड कलर का जो बैक्टीरिया है, दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियम हाउएवर इज़ अनअफेक्टेड बाय द एंटीबायोटिक। इसको एंटीबायोटिक से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि अब ये चेंज हो चुका है। अब ये एंटीबायोटिक सिर्फ ग्रीन कलर के बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम कर पाता है। तो अब होगा ये कि वहाँ से मेरे पास में ये जो रेड वाला बैक्टीरिया है ये रह जाएगा। कई बार एंटीबायोटिक्स जो होती हैं इसके साथ प्रेजेंट जो गुड बैक्टीरिया होती है ना, उनको भी किल कर देता है जो हमारी बॉडी का, ठीक है। तो हुआ क्या, अब फर्दर जब ये एक है ये और डिवाइड कर ही सकता है, डेफिनेटली इट विल डिवाइड कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता रहेगा। और अब मेरे पास ये पूरी जो स्पीशीज़ है ये न्यू बन चुकी है, ये पूरी न्यू है और सारी कैसी है, रेड, लेकिन मेरे पास एंटीबायोटिक किसका था, ग्रीन का। सो इसी वजह से हम कहते हैं शुरुआत तो देखो लेकिन इसी से हुई थी, ग्रीन वाले से। ये कहा जाता है जब वक्त के साथ कोई बैक्टीरिया इस तरीके से चेंज हो जाए कि अब मेरे केस में या किसी भी केस में जो एंटीबायोटिक्स है वो काम करना बंद कर दे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो सिंपली फर्स्ट केस में जो एंटीबायोटिक काम कर रहे थे वो अब सेकेंड केस में एंटीबायोटिक्स जो है वो काम नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है, अब ये बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो गया है। अब जो बैक्टीरिया मेरे पास आया है वो उस एंटीबायोटिक से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो स्ट्रॉन्ग बन चुका है। इसी को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो ये होता क्या है, इट इज़ अ फिनोमिना वेयर बैक्टीरिया दैट वर अर्लियर किल्ड बाय अ गिवन एंटीबायोटिक आर फाउंड टू सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई डिस्पाइट ट्रीटमेंट विद दैट एंटीबायोटिक। मतलब बेसिकली जो बैक्टीरिया पहले उस एंटीबायोटिक से मर जाते थे ना, मतलब जैसे मान लो किसी बीमारी के अगेंस्ट एक एंटीबायोटिक बन गए, लोगों ने लिया, बहुत टाइम तक ठीक होते रहे, पर बाद में लोगों ने देखा अब मैं ये दवाई ले रहा हूँ सेम बीमारी के लिए, स्टिल अब मैं ठीक नहीं हो पा रहा। रीज़न क्या है, वो बैक्टीरिया ने अपने आप को चेंज कर लिया है। अब वो उस बैक्टीरिया जो की बात अगर हम बात करें, वो उस एंटीबायोटिक से क्या हो गया है, रेजिस्टेंट। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है, सिंपल सी बात है, कॉमन इन्फेक्शंस गेट हार्डर टू ट्रीट। जो एकदम कॉमन इन्फेक्शंस हैं उनको ट्रीट करना भी कैसा हो जाएगा, हार्ड। एंड हेंस इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस एंड इवन डेथ। कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं, ठीक है, जो चीज़ पहले ईजिली सॉल्व हो जाती थी, ईजिली आपके पास बीमारियां दूर हो जाती थी, वो अब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस का मतलब ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे टाइम तक चलती है, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस एंड इवन डेथ। इट कैन ऑल्सो कॉज डेथ जस्ट बिकॉज अब मेरे पास उसको बचाने के लिए दवाई नहीं है। देखो अगर मैं बात करूँ, मेरी बॉडी को किसी पैथोजन से, किसी बैक्टीरिया से लड़ना है, पहला स्टेप क्या होता है, मेरी बॉडी की इम्यूनिटी,
दूसरा हमने वैक्सीन लगा सकते हैं, या तीसरा अगर ऐसा हो गया मेरे पास कोई नया ही आया है पैथोजन लेकिन वो बैक्टीरिया है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मेरी बॉडी को हेल्प करने के लिए एंटीबायोटिक दे दूँ। बट अब सोचो, अब जो मेरे पास बैक्टीरिया आया है वो एकदम नया है, तो वो जो मैंने एंटीबायोटिक दी है वो कोई काम की नहीं है, वो आगे चल के भी मेरी बॉडी में हेल्पफुल नहीं होगी, उसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये जो मैंने बात बताई ये समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट, you have any misunderstanding, or any thing that you feel is not clear, you can message me and ask. अब similarly यहाँ पे भी आप देखो बेटा, here you can also see कि similar है पहले वाले पिक्चर की तरह, बस इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग है। In this also we can see at the beginning there are a lot of germs, lot of germs and a few आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। बहुत सारे मेरे पास जर्म्स हैं, इनमें से कुछ जैसे कि ब्लू वाले तो नॉर्मल है, ये ऑरेंज वाले जो हैं दीज आर रेजिस्टेंट। अब होगा क्या, जब मेरे पास एंटीबायोटिक्स हम डालते हैं बॉडी में, वी टेक एंटीबायोटिक्स, वी कंज्यूम एंटीबायोटिक्स, तो बेसिकली दे किल द बैक्टीरिया कॉजिंग इलनेस एंड दे ऑल्सो किल गुड बैक्टीरिया प्रोटेक्टिंग द बॉडी। तो बेसिकली वहाँ पे जितने भी मेरे पास जो सेल्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया कॉजिंग इलनेस हो या फिर कुछ गुड बैक्टीरिया भी हो, उसको एंटीबायोटिक्स क्या कर देती है, किल। बट ये देखो सब पे क्रॉस है, सब पे क्रॉस है, इन दोनों पे नहीं है। व्हाट डज़ इट मीन, इट मीन्स कि मेरे पास ये दोनों जो हैं बच गए। द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ग्रो एंड टेक ओवर, ये ग्रो करते हैं और पूरा इस पर कब्जा कर लेते हैं। टेक ओवर मतलब कब्जा कर लेना, उसको पूरा कवर कर लेना, ठीक है, वहाँ पे ग्रो कर जाना, पूरा फैल जाना। यहाँ पे आप देखो अब सिर्फ एक मेरे पास क्या है, ये बचा है, मैक्सिमम कैसे हो गए, रेजिस्टेंट। इनमें से कुछ बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, वो अपनी रेजिस्टेंस भी दूसरे बैक्टीरियाज को दे सकते हैं। जैसे आप इसको देख रहे हैं, धीरे धीरे अपनी रेजिस्टेंस दे रहा है, ये करने पे भी क्या होगा, हमारी प्रॉब्लम बढ़ेगी ही। सो इसी तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस काम करता है। अगर हम आपकी बुक में देखें, यहाँ पे भी एंटीबायोटिक्स दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहली एंटीबायोटिक किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, पेनिसिलिन, ठीक है। अब हमने इसके बाद में पढ़ा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होती है। अब एक चीज़ और हम पढ़ेंगे, इसका सल्यूशन क्या है। देखो सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती क्या है, फिर हमने पढ़ा उससे प्रॉब्लम क्या होती है, फिर हमको क्या करना है। बेसिकली प्रॉब्लम जानने के बाद में सिर्फ खाली थोड़ी बैठे रहना है, वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन, तभी तो फ़ायदा होगा। द सोल्यूशन इज़ टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वी मस्ट यूज़ एंटीबायोटिक्स वाइजली। हमें एंटीबायोटिक्स बड़ा ही ध्यान से, वाइजली, समझदारी से यूज़ करना है। ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर, जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे सिर्फ तभी, इन द करेक्ट डोज, सिर्फ करेक्ट डोज में, एंड फॉर द राइट ड्यूरेशन। आपने ये चीज़ ज़रूर सुनी होगी, स्पेशली एंटीबायोटिक्स के केस में डॉक्टर आपको बोलेंगे यू हैव टू मेंटेन अ गैप ऑफ 12 आवर्स। अगर वो ऐसे बोलते तो आपको वैसे ही लेनी पड़ेगी। अगर उन्होंने बोला सुबह 8 बजे लीजिए आप एंड देन रात को 8 बजे, तो आपको वैसा ही लेना चाहिए, वरना होगा क्या, मेरे पास जो एंटीबायोटिक्स है उसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है। अवॉइड अननेसेसरी यूज़ हेल्प्स प्रिवेंट द राइज ऑफ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। तो बेसिकली मेरे पास अगर मैं अननेसेसरी यूज़ नहीं करती तो मेरे पास जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का राइज जो है प्रिवेंट हो जाता है, मतलब राइज नहीं हो पाता। इसी वजह से इट कीप्स एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो बेसिकली अगर मैंने अननेसेसरी यूज़ नहीं किया है तो होगा ये, रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज ग्रो नहीं करेंगे, राइज नहीं करेंगे, और रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज नहीं आए, तो इस वजह से मेरे लिए एंटीबायोटिक क्या रहेगी, इफ़ेक्टिव। आई होप ये बात आपको समझ में आई। सो बात बेसिकली है क्या, एंटीबायोटिक्स कैसे काम करते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, उसके टारगेट सेल्स को किल करते हैं, वायरसेस को किल नहीं करते। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कुछ म्यूटेशन की वजह से कुछ बैक्टीरियल सेल्स क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंट। अगर मैं बार बार लेती हूँ, देखो मैं बार बार लूँगी तो होगा क्या, सिंपली उसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है। द रीज़न बीइंग मेरे पास जो बैक्टीरिया है वो म्यूटेट कर रहा है, ठीक है, इट इज़ म्यूटेटिंग। अब मेरे एंटीबायोटिक्स क्या करेंगे, उसको मान लो बैक्टीरिया भी नहीं मिलता ना, तो वो बॉडी के सेल्स को मारना शुरू कर देता है और उसकी इफ़ेक्टिवनेस फिर कम हो जाती है, ठीक है।
अब इसको समझने के लिए हम एक और स्टोरी ले सकते हैं हमारी। आई थिंक आप सभी को स्टोरी पता होगी, इट माइट बी अ क्वाइट फ़नी कोरिलेशन, बट आप लोगों ने वो वाली कहानी ज़रूर सुनी होगी जिसमें एक बच्चे की स्टोरी होती है शेर आया वाली, है ना। जिसमें क्या होता है, बच्चा पहले स्टार्टिंग में अपनी सारी गोट्स को और हर्ड्स को कहाँ लेके जाता है, पहाड़ों पे लेके जाता है, वहाँ पे उनको ग्रेजिंग के लिए। फिर वो वहाँ पे क्या करता है, गांव वालों को डराने के लिए वो बार बार जैसे दूर से चिल्लाता है शेर आया, तो गांव वाले भाग कर आते हैं उनको बचाने के लिए कि शेर आया तो लेट्स सेव देम, है ना। तो गांव वाले भाग कर आते हैं, तो फिर उसके बाद में वो देखते हैं अरे ये तो मजाक कर रहा था, वो हंस के बोलता है मैं मजाक कर रहा था, शेर नहीं है। ऐसा ही सेम इंसिडेंट उसने 2 बार 3 बार करा, तो 2 बार 3 बार तो गाँव वाले आए, पर चौथे टाइम उनको लगा कि नहीं भाई अब ये मजाक कर रहा है। हुआ क्या, नेक्स्ट टाइम में रियलिटी में शेर आ जाता है जब वो अपनी हर्ड्स को लेके जाता है कि ग्रेजिंग के लिए। तो अब हुआ क्या, जब असली में शेर आया तब गांव वाले बचाने नहीं आए। क्यों? क्योंकि अब गांव वालों को पता चल गया था कि बेसिकली अब हमारा कोई काम नहीं, मजाक कर रहा होगा, बट रियलिटी में शेर आया था। तो वैसा ही कुछ यहाँ होता है, उसी से रिलेट करो। जब बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी में नहीं है, हमें हो रही है वायरस की वजह से बीमारी, एंटीबायोटिक्स आएगा, वो ढूंढेगा कहाँ है बैक्टीरिया, कहाँ है बैक्टीरिया, कहाँ है बैक्टीरिया, इस चक्कर में हमारी बॉडी के कुछ सेल्स ख़त्म कर देगा, ठीक है। बट बाद में देखता है वो कि यार बैक्टीरिया तो नहीं है। ऐसा ही 1 बार होगा, 2 बार होगा, तीसरी चौथी बार क्या होगा, उस एंटीबायोटिक्स का असर कम हो जाएगा। इसलिए इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ से इफ़ेक्टिवनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम ये बात देखेंगे नॉन कम्युनिकेबल। देखो ये टॉपिक हमारा ये यहाँ तक था, इसको अगर हम बुक में भी देखें, ठीक है, ये कुछ 1-2 मेरे पास चार्ट्स हैं, बेसिकली कैन से फिगर्स हैं, जो आई थिंक आपको एक बार खुद देखनी चाहिए। मैं इसके बारे में फिर एक बार बात कर लूँगी आप लोगों से कि किस तरीके से कम्युनिटी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फैलता है एंड हाउ बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। तो ये मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया है, अभी वही है। इसके बाद हमारे पास ये लास्ट टॉपिक आता है, एक समरी है बेसिकली। जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ के केस में हमने क्या समरी दी थी कि कम्युनिकेबल डिजीज़ को बचाने का क्या तरीका है, आप गुड सैनिटेशन मेंटेन कीजिए, यू ट्राई टू अवॉइड प्लेसेस दैट माइट बी इन्फेक्टेड विथ द वायरस। इस तरीके से ना हमें करना होता है, तो फिर ये कर सकते हैं आप। बट अगर मैं बात करूँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में मैं क्या बात कर सकती हूँ, हमारी जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलती हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम से, है ना। तो हमें क्या करना है, अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करना है, हमें अच्छी हैबिट्स लानी है। जैसे कि अगर आप इधर देखो, थेरेपीज़ फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ फोकस ऑन मैनेजिंग सिम्टम्स एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए लोग थेरेपीज़ लेते हैं, क्यों? उससे होता क्या है, सिम्टम्स मैनेज होते हैं। जैसे कि कई लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है डिप्रेशन रिलेटेड या एंग्जाइटी रिलेटेड, तो वो थेरेपी अटेंड करते हैं। थेरेपी में क्या होता है, लोगों के सिम्टम्स देखे जाते हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाता है थ्रू कैसे, मेडिकेशन से, लाइफस्टाइल चेंजेस से एंड रिहैबिलिटेशन से। रिहैबिलिटेशन को देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में तोड़ के लिखा है। री मतलब फिर से, हैबिलिटेट करना मतलब बॉडी को अच्छी हेल्दी स्टेट में लाना या अच्छी हेल्दी हैबिट्स में लाना। रिहैबिलिटेट, फिर से हैबिलिटेट करना, ठीक है। सो इसी के लिए थेरेपीज़ होती हैं। सो बेसिकली लोग थेरेपीज़ क्यों करवाते हैं, ताकि एक तो सिम्टम्स मैनेज हो पाए, प्लस हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधार कर पाएँ, ठीक है, अच्छी कर पाएँ, चाहे वो मेडिकेशन से हो, लाइफस्टाइल चेंजेस से हो या रिहैबिलिटेशन से। एंड आप लोगों ने देखा होगा बेटा, जैसे कि मेरे पास कैंसर जैसी बीमारियों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है ना। कैंसर जैसी बीमारियां अगर अर्ली स्टेजेस में हमें पता चल जाएं तो उनको ट्रीट करना, ठीक करना, इट इज़ ईज़ियर कि हमारे पास जो रिकवरी है वो हो पाए। बट जितना ही हम लेटर स्टेजेस में पहुंच जाते हैं, जब सिम्टम्स आते हैं, तब तक बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। इस स्टेज पे यूजुअली लोगों को बचाना मुश्किल हो जाता है। यही हमारे पास जो लास्ट लाइनें गिवन है, अर्ली डायग्नोसिस एंड कॉन्टिन्यूस केयर आर की टू कंट्रोल द डिजीज़ प्रोग्रेशन एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। आप क्या करो, पहले ही डायग्नोसिस कर लो एंड कॉन्टिन्यूसली केयर करो। ये ज़रूरी है, किस लिए, टू कंट्रोल डिज़ीज़ प्रोग्रेशन। डिज़ीज़ प्रोग्रेशन का मतलब डिज़ीज़ का बढ़ना, डिज़ीज़ का फैलना, डिज़ीज़ का और बुरा हो जाना, डिज़ीज़ प्रोग्रेशन। और कॉम्प्लिकेशंस को बचाना है अगर हमें, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं चाहती हूँ
कोई बीमारी है, नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है, एंड कम्युनिकेबल के केस में भी वैसे अप्लाई होगा। अगर उसका मुझे पहले ही देखो, एक्चुअली पता क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ के ना सिम्टम्स पहले आ जाते हैं, बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ज़्यादातर सिम्टम्स बड़े लेट आते हैं, तो इसलिए उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर मैं किसी भी तरीके से अर्ली डायग्नोसिस कर लूँ एंड कॉन्टिन्यूस केयर रखूँ तो होगा क्या, मैं अपनी डिज़ीज़ को फैलने से रोक पाऊँगी और कॉम्प्लिकेशन होने से बचा पाऊँगी। आई होप, आई थिंक ये जो टॉपिक है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये आपको समझ में आया होगा, बिकॉज ये बेसिकली आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है। तो इसी के साथ बेटा हमने इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट लास्ट टॉपिक्स हैं, जिसमें इम्यूनिटी, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड बेसिकली एक समरी के बारे में बात करी, वो हमने आज यहाँ कंप्लीट किया है। आई होप आप लोगों को ज़्यादातर पॉइंट समझ में आए होंगे। इवन इफ़ देर इज़ फ्यू पॉइंट्स या ज़्यादा पॉइंट्स जो आपको नहीं समझ में आते हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, टेक्स्ट मी, एंड आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।